हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रिचा पारेख स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने उसको जाना कि वो क्या होता है, कैसे उसमें वर्क होता है, कहाँ से इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं, कहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करते हैं, क्या इंडक्टिव इफेक्ट मेजर हमने वहाँ किया। सो इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर शेयर कीजिए। जो भी आपके नोन है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ऑर्गेनिक को या मैं कहूँ तो केमिस्ट्री को जानना चाहते हैं, उसके बेस को जानना चाहते हैं, तो ये जो वीडियोस हैं उनकी बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। सो गाइस, हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अगर मैंने बात करी थी आपसे, वो था इंडक्टिव इफेक्ट। एक छोटा सा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जो हर तरह के इफेक्ट्स के साथ कैरी आउट होता है। अगर अब मैं बात करूँ हाइपर कॉन्जुगेशन अगर किसी चीज़ में लग रहा है तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट इंक्लूड होगा। अगर रेजोनेंस की बात करूँ तो रेजोनेंस के साथ भी इंडक्टिव इफेक्ट इंक्लूड होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे मान लो कि घर का एक ऐसा सदस्य है जो सबके साथ फ्री है। अगर आप लोग जीवन में जाते हैं, अगर आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो आप लोगों को नहीं होता कि छोटे बच्चे तो जा ही सकते हैं अपने साथ साथ। तो वही है कि छोटा सा बच्चा है इस इफेक्ट्स का, जो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के साथ कैरी आउट होता रहता है। आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। ये क्या होता है गाइस? एक तरह का एक ऐसा रेजोनेंस होता है जिसमें डीलोकेलाइजेशन होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। डीलोकेलाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स एक एक साइड से दूसरे साइड पर ट्रांसफर होते हैं। ऑब्वियसली रेजोनेंस है, आपको पता है रेजोनेंस कैसे वर्क करता है। एक साइड से दूसरी साइड पे जाता है और किसके बिहाफ पर, किसके थ्रू वो होता है? वो होती है ओवरलैपिंग। मतलब एक मीडियम है, क्या मीडियम है वो? ओवरलैपिंग का मीडियम है। जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो रेजोनेंस आगे प्रोसीड होता है। किस किस के बीच में होता है? दो तरह के होते हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में, एक सिग्मा बॉन्ड और आपके पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में। ये अभी हम पढ़ते हैं, अभी हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं। आगे मैं अभी बताती हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि ये कैसे होता है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन को आप बेसिकली क्या बोलते हो? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसा रेजोनेंस जिसमें बॉन्ड ही नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, क्या रीज़न है उसके, वो भी हम पढ़ते हैं आगे। तो सिंपल सी चीज़ एक याद करिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन किसके बीच में होता है? सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में एक तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन ये होता है। दूसरी तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में। इसे जर्नल वे में हम लोग क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है गाइस। हाइपर कॉन्जुगेशन को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। पहली कैटेगरी मेरे लिए है सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल की, और सेकंड कैटेगरी है मेरे पास सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल में बेसिक एग्जांपल मैंने लिया है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जो अपने ऊपर प्लस चार्ज को कैरी आउट करके चलता हो। फ्री रेडिकल का मतलब होता है, सेकंड एग्जांपल है फ्री रेडिकल, जो अपने साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा कार्बन जो अपने साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कैरी आउट करके चलता हो। सेकेंड आपके पास एग्जाम्पल है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है एल्कीन। मीन्स
अनसैचुरेटेड कार्बन्स। एल्किन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या यूज होंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन, असंतृप्त कार्बन का यहाँ पे यूज होगा। लास्ट एग्जाम्पल है एल्काइल बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर एल्किल समूह की उपस्थिति। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बेसिक पढ़ेंगे, ये कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड होते हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एग्जाम्पल। चारों एग्जाम्पल से पहले अपन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है आप लोगों के लिए, कार्बोकेटायन। केटायन का मीनिंग क्या होता है गाइस, प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब ये कार्बोकेटायन है, राइट गाइस, कार्बोकेटायन है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई और पी ऑर्बिटल हो, या सिग्मा बॉन्ड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मैं बात करूं, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में ऐसा होना चाहिए कि जो भी चाहे वो कार्बोकेटाइन ले लो, चाहे फ्री रेडिकल ले लो, चाहे एल्कीन ले लो, चाहे एल्काइल बेंजीन ले लो, उनके साथ हमेशा एक sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। उसके साथ का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि वो अल्फा कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस, अल्फा कार्बन। यानी आप लोगों को पता है कि जहाँ से जैसे मान लो मेरे को ये कार्बोकेटाइन की स्टडी के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इससे लगा हुआ पहला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया आपका। दूसरे के अगर इसके साथ एक और होता तो वो बीटा हो जाता, और होता तो फिर वो गामा हो जाता, फिर डेल्टा हो जाता, अपन ऐसे ऐसे नाम देते रहते। तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है, पर कंडीशन क्या है, वो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। और उसके साथ अल्फा कार्बन के साथ जितनी भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई रहती है वो क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन होती है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है। आगे अगर अपन बात करें इसके ऑर्बिटल व्यू की, मैं बात करना चाहूंगी। अब ये क्या है, ऑर्बिटल व्यू है आप लोगों के लिए। ऑर्बिटल व्यू की अगर मैं बात करूं तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तभी तो ये sp3 हाइब्रिड होगा, तभी तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा। अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो sp3 हाइब्रिड होगा या नहीं होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड करेक्टर शो कर दिया तो क्या वो sp3 हाइब्रिड होगा या नहीं होगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं देख सकूँ, ताकि मैं जान सकूँ कि मेरी वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं और उनका अपना अपना व्यू क्या है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अब जो मैंने रेड कलर का यहाँ पे, जो ये ऑरेंज रेड कलर का जो मैंने सर्कल बना रखा है वो एज अ हाइड्रोजन है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखा क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा 1s कैरेक्टर रहता है, और 1s की शेप, 1s जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप हमेशा स्फेरिकल शेप होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ हाइड्रोजन को शो नहीं किया था, बट अब मैंने कर दिया है तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है गाइस, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब अगर कोई ऑर्बिटल ओवरलैप करता है अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, तो वो जो ओवरलैप करता है, वो जो शो करता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन अगर वो ही ऑर्बिटल अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वो होता है आपका पाई बॉन्ड कैरेक्टर। ये जब अपन ओवरलैपिंग करेंगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। आप यहाँ देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड का कैरेक्टर है जिसमें कार्बन का पी ऑर्बिटल, जो ब्लू लाइन से इंडिकेट है आप लोगों को, पी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। इन दोनों ने अपनी एक्सिस पे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे पार्टिसिपेट किया है। इस वजह से यहाँ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ उसको मैंने पाई बॉन्ड का नाम दिया है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड का नाम दिया है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली गाइस, ये जो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, रेजोनेंस होता है ऑब्वियसली। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, एक तरह का
रेजोनेंस है, राइट गाइस, एक तरह का क्या है, रेजोनेंस है। तो जैसे ही ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये जो प्लस चार्ज था इस कार्बन के ऊपर वो खत्म हो गया। क्या हो गया, वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ देखिए आप, कैसे खत्म हुआ, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। मैं ऑर्बिटल व्यू नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को सीधा सा बता रही हूँ। अपन बात कर रहे हैं इस हाइड्रोजन के लिए, जो यहाँ पे जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ किया, यहाँ शिफ्ट किया। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आया, इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की, दोनों बॉन्ड की वैलेंसी पूरी हो गई गाइस। कार्बन कार्बन की वैलेंसी देखो आप लोग, पूरी हो गई। वही 4 वैलेंसी इसके पास है, वही 4 वैलेंसी इसके पास है। तो यहाँ का जो प्लस चार्ज था वो किसके पास आ गया, इस हाइड्रोजन के पास। ज़रूरी नहीं है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट, ये वाला हाइड्रोजन ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करे, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये बॉन्ड के अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तब ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर शो करेगा। और आप सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड अपने आप में रोटेशन कर सकता है। सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होता है, वो अपने ही अक्ष पे रोटेशन कर सकता है इजी वे में। तो जैसे ये हाइड्रोजन की बॉन्ड टूटकर यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, वैसे ही ये हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है और इस हाइड्रोजन के साथ भी ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, बात कर रही हूँ मैं अब इस कार्बन की, जो कार्बन दिख रहा है जिसके ऊपर प्लस चार्ज मैंने बनाया था, मैं बात कर रही हूँ इस कार्बन की। जैसे मान लीजिए ये जो पेन है, इसकी जो ये निप है, आप लोग एक बार के लिए मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज है, राइट, ये प्लस चार्ज है। जब ये बॉन्ड यूं है, तो ये वाला जो दूसरा कार्बन है उसका हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल शेप में, तभी तो पाई बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ पे बनेगा। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड आ गया आप लोगों के सामने, राइट। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों ने फॉर्मेशन किया और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। पर बात करूं इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो ये कार्बन अब जब तक ओवरलैपिंग नहीं, सॉरी, जब तक रेजोनेंस की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, जब तक रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तब तक तो ये सिंगल बॉन्ड में ही है और सिंगल बॉन्ड अपने ही एक्सिस पे घूम सकता है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो हाइड्रोजन आ रहा है वही यूज़ में हो। ये ऐसे घूम गया तो ये जो हाइड्रोजन था इनके बीच में हो गया, ये थोड़ा और घूम गया तो जो नीचे वाला हाइड्रोजन था उसके बीच में ये आ गया। मतलब ये जो मैंने फॉर्म बनाई है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, वो इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ, दोनों हाइड्रोजन के साथ आसानी से बन सकती है। जैसे हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा, वैसा ही काम यहाँ पे किस में हो रहा है, फ्री रेडिकल में हो रहा है। फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है, रेडिकल किसके ऊपर है, इस CH2 के ऊपर है, दिख रहा है आप सभी को, इस CH2 के ऊपर क्या है, रेडिकल है। इस रेडिकल वाले CH2 के साथ जो पहला कार्बन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है। अब वो अल्फा कार्बन है वो तो अपन को पता है, लेकिन अपन को क्या ये पता है कि sp3 है, तो अपन हाइब्रिडाइजेशन अपन सबको पता है। अगर आप लोगों के पास यहाँ CH3 कार्बन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। और इससे लगी हुई जितनी भी हाइड्रोजन है वो कौन सी हाइड्रोजन है, अल्फा H है, यानी अल्फा हाइड्रोजन है। रही बात इसके ऑर्बिटल व्यू की, तो इसका ऑर्बिटल व्यू भी आप लोग देख लीजिए। बात करूं जहां अपने पास पहले प्लस था, यानी जहां अपने पास वेकेंट ऑर्बिटल था, प्लस का मतलब कुछ भी नहीं, ना उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ना उसमें कोई फ्री रेडिकल है, समझ में आया, ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना उसमें कोई रेडिकल है। प्लस का मतलब ये होता है जहाँ उसके पास कुछ भी नहीं था, ये वाला और ये वाला ऑर्बिटल जहाँ खाली था, वहाँ अब उसके पास क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी एक फ्री रेडिकल आ गया। अब फ्री रेडिकल के लिए रेजोनेंस कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बॉन्ड है और ये एक फ्री रेडिकल है, इसके अंदर रेजोनेंस कैसे करवाऊंगी मैं,
ये जो बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहाँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रही हूँ, जिसके जो कार्बिन होता है या जो आपके कार्ब एनाइन होता है उसमें आपको काम आएगी कि इलेक्ट्रॉन्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ तो एक और फ्री रेडिकल आ गया जो ये इधर से इधर मूव हो रहा है। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन मिले, ये वाला और ये वाला, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, राइट गाइस। तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन बने, यहाँ तो हो गया बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये रेडिकल ऐसे फ्री रेडिकल। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन स्फेरिकल शेप में होता है, कार्बन का p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ये क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ ले लेते हैं। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया है, मैंने यहाँ ग्रीन लाइट से इंडिकेट कर रखा है गाइस, देखिए हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। और सेम ऐसे कैसे इस कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन जो उसके पास फ्री था उसने यहाँ दिया इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो आप लोगों को बेसिकली क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे मिली, आप लोगों को बेसिकली यहाँ मिला, ये देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो एज इट इज चलेगा, जो था वही रहेगा। यहाँ क्या स्ट्रक्चर मिली, ये हाइड्रोजन, और जबकि जो ये हाइड्रोजन था जो यहाँ से सिग्मा बॉन्डेड था उसके पास एक रेडिकल आ गया, क्योंकि इसने अपना रेडिकल यहाँ से वापस ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ था, ऊपर इसने पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स काम में लिए थे, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन काम में लिया और उससे आपको क्या मिला, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओके, अब जैसा फॉर्मेशन इस हाइड्रोजन के साथ हुआ है वैसा ही फॉर्मेशन इस हाइड्रोजन के साथ होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब रोटेशन पॉसिबल है। जैसे ही रोटेशन होगा जो भी उसके सामने वाला हाइड्रोजन होगा उसके साथ उसने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बना के एक हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल लिया और अपने पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लिया। होप करती हूँ गाइस आप लोगों को ये समझ में आया होगा ऑर्बिटल व्यू मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सेकेंड अगर अपनी कैटेगरी अपन बात करें तो मैंने सेकेंड कैटेगरी ली थी सिग्मा बॉन्ड विथ पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने क्या बात करी थी, सिग्मा बॉन्ड विथ पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, आप लोगों को पता है, जब भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही अगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। जबकि इसके परपेंडिकुलर अगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये वाला, तो ये जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड, राइट। अगर सिग्मा बन रहा है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में बनता है। अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो पाई एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। ये जो स्टार लगा रखा है ना, ये एंटी बॉन्डिंग को शो करता है। ये कोड वर्ड होते हैं कि अपने समझ के लिए, सिर्फ अपने समझ के लिए होते हैं, कि आप लोगों को अपनी खुद की एक वोकेबलरी होती है कि आप लोग ऐसे इसको समझ सकते हो आराम से। बात करते हैं अब अपन आगे। ये मैंने एल्कीन ली, एल्कीन का मतलब क्या होता है, अनसेचुरेटेड कार्बन की मैंने एक चेन ली। अनसेचुरेटेड कार्बन एटम के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। क्या होता है गाइस, अनसेचुरेटेड असंतृप्त कार्बन के पास वाला जो कार्बन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। यहाँ मैंने इंडिकेट कर रखा है अल्फा कार्बन को।
अब बात वही है कि जो भी अल्फा कार्बन होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, sp3 हाइब्रिड होने चाहिए। तो अगर वो sp3 हाइब्रिड है तो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से जितनी भी H लगी हुई होगी वो क्या होगी, अल्फा H होगी। ये तो हो गया नॉर्मल आपका व्यू हो, आपका एक मॉलिक्यूल हो गया कि एल्कीन क्या होती है। अब एल्कीन कैसे बॉन्ड तोड़ती है और कैसे नया बॉन्ड बनता है वो देखिए आप लोग। मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को, एक सेकंड के लिए मैं समझा देती हूँ कि जैसे मैंने इसको 1 नाम दिया, इसको 2 दिया और इस वाले कार्बन के लिए मैंने 3 बोला, राइट। इसको मैंने यहाँ पे 1 बोला ताकि आप लोगों को इजी रहेगी, इसको मैंने 2 बोला, इसको मैंने 3 बोला। याद रखिएगा किसकी बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ। डबल बॉन्ड हमेशा प्लेन में रहता है। डबल बॉन्ड किस में रहता है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। या तो यू रहेगा या यू रहेगा पूरा बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन 3D व्यू अगर मैं बनाऊं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन उसके प्लेन में ही रहेंगे। एक एल्कीन होती है ना, एल्कीन उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है गाइस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन अगर प्लेन में है तो दूसरे उसके परपेंडिकुलर है, दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन, एक के नहीं बता रही हूँ क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है और टेट्राहेड्रल शेप बनाना उसका ज़रूरी हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है एक तरह से। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे C2 कार्बन और C3 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। देख लीजिए आप ऊपर जाके देखेंगे यहाँ पे C2 और C3 कार्बन के बीच में क्या है, आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहे हैं। अब डबल बॉन्ड कब बनता है, डबल बॉन्ड मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जब लोब्स का ओवरलैप होता है तब जाके मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जब लोब्स ओवरलैप करती है, यानी जब लोब्स का अतिव्यापन होता है तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, आप लोग देखिए ये पाई बॉन्ड है, जो भी पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ शो कर रखे हैं ब्लू कलर के पेन से, मैंने यहाँ पे शो करे हुए हैं कि ये कोई बॉन्ड है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड है आप लोगों का। ये क्या करता है गाइस, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे मैंने फिर मेंशन नहीं किया, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। कहाँ डोनेट करता है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसमें, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। आप लोग ये पढ़ रहे हो, हमेशा याद रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अपोजिट डायरेक्शन में उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं, अगर ये ऑर्बिटल है ये वाला, इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला, तो इसका एंटी बॉन्डिंग ये हो गया। इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला, तो इसका एंटी बॉन्डिंग। सेम ऐसे ही इसके लिए C2 के लिए इसका ये, इसका ये। अब क्या होता है गाइस, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये पाई एंटी बॉन्डिंग में, जो कि मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है पाई स्टार के रूप में। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो भी रेड पेन से जो ऑर्बिटल बनाए हुए हैं वो पाई एंटी बॉन्डिंग है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो भी आप लोगों का ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ। इससे क्या होता है, अगर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो दूसरा बॉन्ड ऑब्वियसली ब्रेक डाउन होगा, ऑब्वियसली टूटता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आप नहीं बढ़ा सकते हो। कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट शेप में ही पाया जाता है, जिसको आप नहीं बढ़ा सकते हो। आपको कार्बन की वैलेंसी टेट्रा ही रखनी है, 4 वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही वो अटैच्ड होगा। जब एक वैलेंसी बढ़ रही है तो दूसरी वैलेंसी ऑब्वियसली टूटेगी,
जब एक इलेक्ट्रॉन उसके एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं तो जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वो एंटी बॉन्डिंग में आते हैं उसके अपोजिट वाला ही, यानी उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको तोड़ता है। राइट गाइस, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई इस एंटी बॉन्डिंग में, इसने अपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा मतलब है कि जो ये CH था वही यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। राइट, ये जो डबल बॉन्ड था इस कार्बन के साथ तो प्लस आ गया, ये डबल बॉन्ड था ये टूट गया, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन अपने वापस आ गए और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया। ये चीज आप लोगों के पास यहाँ रह जाती है। भी कितना बुरा लग रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये कितना गंदा लग रहा है ना? अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा गाइस, ये जो हाइड्रोजन है ये अटैक करके यहाँ पे हो जाएगा और फर्दर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी आप लोगों की, जस्ट उल्टी। इसकी स्ट्रक्चर जो मेन बनती है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो बनता है ये, जो अपने पास था वो अब ये बन जाता है। मतलब जो CH3 इस साइड था वो CH3 इस साइड आ जाता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कैसे बॉन्ड का टूटा है। ये बॉन्ड टूटा है, ये वाला यहाँ पे यही तो टूटा है बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन वाला, ये वाला। जरूरी नहीं ना, अब जैसे अभी तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये तो घूम नहीं सकता, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और यही कार्बन है जो आपका क्या है, अल्फा कार्बन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है आप लोगों का। तो ये क्या करेगा, ये रोटेट हो सकता है अपने एक्सेस पर। राइट, जो भी वर्क मैंने अभी इस बॉन्ड के साथ करवाया है, इस सिग्मा बॉन्ड के साथ करवाया है, वही वर्क आप इस सिग्मा बॉन्ड, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड और इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड के साथ करवा सकते हो आसानी से। राइट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। सेकेंड अपन लेते हैं एल्काइल बेंजीन। सेम ऐसा का ऐसा है एल्काइल बेंजीन का। एल्काइल बेंजीन की मैंने यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया है। ये क्या करता है, अपने किधर से, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसमें, पाई सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ करेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। कहाँ डोनेट करता है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। जैसे ही इसने डोनेट किया इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितनी वैलेंसी हो गई। तो इसने क्या किया, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग करवा दी। इस कार्बन की वैलेंसी जैसे ही बढ़ी, 5 वैलेंसी में ये कार्बन, इस कार्बन की बात करूंगा इसमें, ये कार्बन जो है 1 2 3 4 वैलेंसी और थी, एक 5 वैलेंसी और बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर। जैसे ही इस बॉन्ड की यहाँ शिफ्टिंग हुई वैसे ही क्या हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, फ्री फ्री हो गया। फ्री का मतलब क्या हो गया, ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है। मैं इलेक्ट्रॉन को पूरों को कवर कर रही हूँ, इसका मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पे क्या हो गया, H+ के रूप में आ गया और ये माइनस चार्ज हुआ। इस माइनस चार्ज को आगे फर्दर जैसे आप बेंजीन में बनाते हैं, फिर एक बार ऑर्थो पे आया माइनस चार्ज, ये ऑर्थो पे आया, फिर अगली बार पैरा पे आया, नेक्स्ट बार फिर ऑर्थो पे आया और फिर वैसे ही हाइड्रोजन और के साथ वापस कनेक्ट हो गया कार्बन अपने बॉन्ड की शिफ्टिंग के द्वारा। आया आपको समझ में मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। पहली चीज हमने लोगों ने पढ़ी सिग्मा बॉन्ड और क्या पढ़ा, पी ऑर्बिटल के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकेंड अपन ने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन।
आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट होगा कि ये कैसे ऑर्बिटल व्यू होता है, इसका क्या समझना होता है इसमें। फिर भी अगर डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि अगर डबल बॉन्ड उसमें लगा हुआ होता तो वो क्या sp3 हाइब्रिड रहता या नहीं। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने, जहाँ तक आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया था। इंडक्टिव इफेक्ट के को भी मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, इसे प्लस आई एंड माइनस आई। वैसे ही मैं आज हाइपर कॉन्जुगेशन को दो अलग अलग कैटेगरी में या दो टाइप्स में डिवाइड करती हूँ। पहला होता है प्लस आई और दूसरा होता है माइनस आई, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। प्लस आई का मतलब होता है गाइस, सिंपल सा है, प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। और जबकि माइनस आई का मतलब होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो एटम होते हैं CH3, CD3, CT3, ये जो एटम होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, अपने पास से इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजते हैं। और जबकि ये जो होते हैं CF3, CCl3, CBr3 और CI3, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं क्योंकि ये माइनस चार्ज कैरी करने की इनमें कैपेसिटी होती है। अब मैं बात करती हूँ, मैंने यहाँ प्लस आई और माइनस आई क्यों शो कर रखा है। सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यहाँ प्लस आई क्यों शो हो रहा है या माइनस आई क्यों शो हो रहा है। तो मैंने जस्ट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दिया था कि प्लस आई और माइनस आई ऐसा इफेक्ट है जो सबके साथ कैरी आउट चलता है, चाहे आप वो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ो, चाहे अगली क्लास जब भी नेक्स्ट क्लास होगी या जब अपन पढ़ेंगे आगे इसको तो रेजोनेंस भी पढ़ेंगे, तो रेजोनेंस के साथ भी इंडक्टिव इफेक्ट चलता है, काम में आता है। अगर मैं प्लस आई की इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूंगी तो CT3 का इंडक्टिव इफेक्ट CH3 के इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें कैपेसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, अपने पास से भेजने की। ठीक है गाइस। जबकि अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूंगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 का ज़्यादा होगा CT3 से। क्यों होगा, अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देती हूँ। वो इसलिए होगा, पहले तो आई ज़्यादा क्यों होगा CT3 का, पहले जानिए। आप लोगों ने कल की क्लास अगर देखी होगी मेरी तो उसमें मैंने सिंपल सा बता रखा है कि दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। तो पहला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो, अब अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो Z की तरफ जाते हैं, और अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, Z यानी कोई भी ग्रुप या आइटम, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसकी तरफ जाते हैं, अगर कार्बन की होती है तो कार्बन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे CH3 से ज़्यादा बल्कि ग्रुप है टाइटेनियम T। CH3 हाइड्रोजन से ज़्यादा T बल्कि ग्रुप होता है, H से ज़्यादा H से ज़्यादा D से ज़्यादा T। ठीक है, तो T ज़्यादा बल्कि ग्रुप है तो ये अपने पास से इलेक्ट्रॉन आसानी से भेज देगा कि हाँ भाई तू ले ले, तेरे पास ले ले तू। ठीक है, फिर अगर अपन प्लस H की बात करेंगे तो प्लस H हाइड्रोजन का ज़्यादा क्यों बताया मैंने इससे टाइटेनियम से, क्योंकि अब एक चीज़ याद करो, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन, जैसे जैसे कार्बन, एक चीज बताइए आप लोग मुझे, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कार्बन CH की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है या CT की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है? ऑब्वियस सी बात है CT की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी जिसकी ज़्यादा होती है उसका हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही कम होता है। इतना सिंपल सी चीज़ें याद रख लेना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो H का मान प्लस H का मान कम।
तो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ एक छोटे से पॉइंट के रूप में यहाँ पे शो भी कर रखा है CH, CT और CH, CD एंड C3T। ऊपर से नीचे जब आप लोग आओगे तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे प्लस H की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ देखिए -H किसके पास ज़्यादा होगा, फ्लोरीन के पास, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। और -H किसके पास होगा, आयोडीन के पास, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। और -I किसका होगा ज़्यादा, F के पास। अब क्यों होगा H ज़्यादा, तो यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है CF, CL, CBr और CI। ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज ऑफ X का मतलब ये हेलोजन इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी ऑर्बिटल की, तो दूसरा ऑर्बिटल उसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा। एक चीज़ याद रखिए, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सारा पत्थर है, एक तो इतना सा पत्थर है जिसको आप नॉर्मल से पकड़ सकते हो, आप उसको ढक सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इतना बड़ा पत्थर दे दिया, अब आपको बोले कि अपने हाथों से ढको, तो कहीं ना कहीं से वो दिखेगा, वो पत्थर आप लोगों को दिखेगा। तो वही होता है कि साइज जितनी ज़्यादा होती है उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही कम हो जाती है, और ओवरलैपिंग जितनी कम होती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जितनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उतना ही प्लस H ज़्यादा होता है, यानी CI3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और इसका -I कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इन हेलोजन में सबसे ज़्यादा होता है, या हेलोजन बेस्ड एग्जाम्पल होते हैं मोस्ट ऑफ। अब एक थोड़ी सी 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिखी भी है, आप लोग पढ़िए। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इज, मतलब ये जो मैंने CH3, CD3 एंड CT3 लिया है, ओवरऑल इन सब का रिलीजिंग पावर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर सबसे ज़्यादा किस में होता है, CH3 में, फिर होता है CD3 में, एंड देन होता है CT3 में। ये ऑर्डर याद रखना आप प्लीज़। यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर शो किए हैं, एक तो +I शो किया और एक +H शो किया एंड +I शो किया। तो यहाँ पे क्या होता है, +H डोमिनेंट होता है +I से। +I तो सब में लगता है, लेकिन अभी अपन बात +H की करें तो +H क्या होता है, यहाँ पे डोमिनेंट होता है। दैट मीन्स ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इज कंट्रोल्ड बाय +H। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे क्या बात करते हैं, -H डोमिनेंट किस पे होता है, -I पे। इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर इज कंट्रोल्ड बाय -H इफेक्ट। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर किसकी होती है, CI3 की, फिर होती है CBr3 की, फिर होती है CCl3 की, और फिर होती है CF3 की। ठीक है गाइस, होप करती हूँ आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं मैम यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। डोंट वरी गाइस, मैं उसे क्लियर ज़रूर करूँगी। अब आप लोगों के लिए मैं छोटे से 2-3 क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसको मैं कंसीडर कर देती हूँ एक बार के लिए। एक सेकेंड, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये 11 क्वेश्चन है आपके पास। आप लोगों को क्या बताना है, कैलकुलेट द हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आप लोगों को इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम बताने हैं। अल्फा हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हो गया, कोई भी अगर आपके पास कार्बोकेटाइन हुआ, आपके पास फ्री रेडिकल हुआ, या आपके पास अनसैचुरेटेड एल्किन बोलूँ या कार्बन एटम बोलूँ,
वो हुई, या एल्काइल बेंजीन हुआ, इन चारों के अंदर आप लोगों को अल्फा हाइड्रोजन, अभी मैंने बताया कि क्या क्या होता है, तो आप लोगों को वो बताना है मुझे, कमेंट में बता दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके कि मैम पहले में इतने हैं, दूसरे में इतने हैं, तीसरे में इतने हैं, चौथे में इतने हैं। तो मैं एक बता देती हूँ आप लोगों को, पहला ही ले लेती हूँ मैं। पहले में प्लस चार्ज कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ दिख रहा है, आराम से आप सबको दिख रहा होगा। पहले में प्लस चार्ज यहाँ है, तो प्लस चार्ज से लगा हुआ कार्बन क्या हो गया अब मेरे लिए? अल्फा कार्बन। क्या हो गया मेरे लिए? अल्फा कार्बन। प्लस चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये भी इसी के पास वाला ही कार्बन है। याद रखिएगा हमेशा sp3 हाइब्रिड लेना है आप लोगों को, उसके अलावा आप लोग दूसरा कार्बन यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो sp3 हाइब्रिड नहीं है तो आप लोग उसे छोड़ दीजिए। ये वाला कार्बन क्या हो गया? ये भी क्या हो गया मेरे लिए? अल्फा कार्बन। अभी तो ये भी बाकी है, तो ये भी क्या हो गया मेरे लिए? अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा अल्फा अल्फा, ओवरऑल मेरे पास कितने हो गए? अल्फा 3 कार्बन हो गए। इस प्लस के साथ तो 3 ही जुड़े हुए हैं। अब मेरे को यहाँ पे कार्बन तो बताने ही नहीं है, मेरे को तो यहाँ पे हाइड्रोजन बताने। तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। एक वैलेंसी तो ये रही इसकी, दूसरी ये रही, अब बचा यहाँ कितना? 2। तो 2 तो इसके हो गए। फिर बात करूँ इस कार्बन की, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी ये रही, एक वैलेंसी ये रही, फिर बचे यहाँ पे कितने? 2। तो 2 ये रहे। फिर बात करूँ मैं इस कार्बन की, तो एक वैलेंसी ये रही, एक वैलेंसी ये रही, तो 2। तो 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, तो ओवरऑल मेरे पास अल्फा, इसके लिए मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हुए? 6। इस तरह से आप लोगों को करके मुझे बताना है कि बाकियों में अल्फा हाइड्रोजन कितने कितने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बता देंगे, क्योंकि इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया है, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही तो मिले आपको। एक में अल्फा हाइड्रोजन बताना है और दूसरे में मुझे ये बताना है कि क्या वो sp3 होगा या नहीं होगा, डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि मैम आप हिंदी में भी पढ़ाइए, आप मुझे पीडीएफ भी अपलोड करिए ताकि हमारी पढ़ाई हो, हिंदी में भी पढ़ाइए। तो रही बात अगर वो एमएससी वाले हैं, तो एमएससी वाले मोस्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम से होते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी हिंदी में मेरे नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो डोंट वरी, मैं जल्दी से जल्दी आपको वो प्रोवाइड करवाऊँगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अगर हाँ कहीं समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। एक किसी ने मुझे कमेंट करा है कि मैम तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हैं, वो मतलब उसके डीप में नहीं जा रही हैं। तो मैं अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जीओसी में आप लोग क्या पढ़ेंगे। मैंने इनकी एप्लीकेशन शुरू नहीं करी है। इंडक्टिव इफेक्ट की भी एप्लीकेशंस होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन की भी एप्लीकेशन होती है, रेजोनेंस की भी एप्लीकेशन होती है। तो एप्लीकेशन अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो जब वो शुरू होगी तब मैं नहीं मानूंगी कि आप लोग किसी भी टॉपिक में अटकेंगे। मुझे लगेगा जब एप्लीकेशन करेंगे तो आप लोग सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस मुझसे जुड़ने के लिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।